50,000 का जॉब। बस दो कंडीशन है, या तो नीट या जेई क्वालिफाई, जो मैथ के बच्चे हैं जेई क्वालिफाई करेंगे अच्छे रैंक से, 50,000 हम देंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, यही जॉब मिल जाएगा। अच्छा, आराम से एनआईटी पटना में बीटेक कीजिए और पार्ट टाइम यहाँ पढ़ाइए। क्या हो गया सुनो, नॉलेज कंटेन करना अलग चीज है, यहाँ खड़ा होकर पढ़ाना अलग चीज है। जितना आपको लगता है उतना आसान है नहीं, ठीक है। आइए, इसका एग्जांपल कल मैथ क्लास में देखे ही होंगे, देख लिए ना, कर दिए। चलिए आइए यहाँ, चलिए देखिए यहाँ पर M1 मास का एबीटी बनाए हैं, तो टेंशन ऊपर है तो T1 लेंगे, इसको T2 नाम दिए थे, इसको T1 दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ M1 मास को देख रहे हैं, तो टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। अरे इधर चूंकि mg नीचे लग रहा है इसीलिए टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है। टेंशन की एक और खासियत है, वो हमेशा बॉडी को क्या करने की कोशिश करता है, पुल करने की कोशिश करता है, कभी पुश नहीं करेगा वो। देखिए सिस्टम है, इसको भी पुल करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर भी पुल करने की कोशिश कर रहा है, ये पुली है तो इसको भी पुल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टेंशन जो है वो हमेशा पुलिंग एक्शन देता है, ठीक है। मतलब आप कोई मान लीजिए कि कोई खिलौना है, उसको रस्सी से आपने बांधा होगा, बच्चे में ऐसा काम किया होगा, रस्सी से बांध कर आप खींचे होंगे, आप रस्सी से आप उसको धकेलना चाहेंगे तो नहीं जाएगा, वो क्या करना पड़ेगा, उसको उस साइड जाकर पुल करना पड़ेगा, फिर हमेशा पुलिंग एक्शन टेंशन देता है, ठीक है। तो यहां पर T1 इसलिए क्योंकि नीचे mg लग रहा है, यहां भी टेंशन क्योंकि नीचे mg लग रहा है, दोनों का एफबीटी हम ड्रॉ कर दिया, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं उस पर। यदि हम पुली का हम देखें तो पुली के अरेंजमेंट में हम उसको पार्टिकल मान के चलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में T2, और यहां पर ये अरेंजमेंट के पास यहां T1 और ये T1, समझ पाए। तो जब हमने पुली को सिस्टम माना है तो टेंशन डाउनवर्ड हो गया, देख रहे हैं, T1 दोनों डाउनवर्ड हो गए, और यदि हमने मास को सिस्टम माना है तो टेंशन अपवर्ड हो गया। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर टेंशन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम किसको माना गया है। यदि हम मास को सिस्टम मानेंगे तो टेंशन पॉजिटिव आई में होगा, और यदि पुली को हम सिस्टम मानेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां पर चूंकि इसका मास तो है नहीं, मास ऑफ पुली क्या है, 0, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2T1, ठीक है। और यहां पर यदि लिखेंगे कि if the masses are stationary, ठीक है, यदि मास रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर M1G बराबर M2G, दिस इंप्लाइज M1 इज इक्वल टू M2। इसका मतलब है कि ये दो मासेस जब इक्वल होंगे तो ही ये स्टेशनरी रह सकता है। यदि दोनों में किसी का भी मास ज्यादा हो गया तो वो मास नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो जो हल्का मास होगा, जिसका मास कम होगा दूसरे के कंपेयर में, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और मोशन शुरू होगा, तो मोशन में हम लोग आएंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी स्टेशनरी कंडीशन या फिर कह लीजिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें रेस्ट पे है बॉडी, तो उस केस में ये सिस्टम का एफबीडी हो गया। पुली को हम मासलेस मानेंगे, और उस पर यदि स्ट्रिंग का मूवमेंट होगा तो रिलेटिव मोशंस क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक नोट पॉइंट में, इफ देयर इज मोशन ऑफ स्ट्रिंग का मोशन हो रहा है, देन वी एज्यूम द रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हैं आप, रिलेटिव मोशन बिटवीन पुली एंड रोप या स्ट्रिंग कह लीजिए, विल बी 0, ठीक है। ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और पुली इज एज्यूम्ड
टू बी मासलेस। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, जो डायग्राम ड्रॉ करने का मन है ड्रॉ कर दीजिए, जो नहीं मन है छोड़ दीजिए, इसका यूज आएगा। जल्दी फास्ट करिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग इंटर करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग मोमेंटम को पढ़ेंगे। मोमेंटम सबको पता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पता है। बस हो गया, तेजी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर टेस्ट का शेड्यूल मिल गया आप लोग को, 14 और 28 को है। बॉल बेरिंग अलग से हम एक आपको इंफॉर्मेशन दे दिए, ये अभी जरूरत पड़ेगा नहीं इसका। ये सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ता है। साफ्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ? साफ्ट के बारे में आईसीएसई बोर्ड किसी का रहा है 10th में? किसका रहा है? तुम्हारा रहा है, तुम दोनों का। बताओ साफ्ट क्या है, लीवर क्या है? साफ्ट, लीवर, फॉलक्रम सब पढ़ना है इन लोगों को। लीवर सो जो किडनी के नीचे होता है, नहीं तो पढ़ना था ना, खाली इतना बता दो ताकि और लोगों को लगे कि मास्टर को पता है। हम बिहार बोर्ड के बच्चे के अलावा हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाए हैं। बिहार बोर्ड को इसलिए नहीं, क्योंकि वो हम ही को पढ़ा देता है। जी, वो बोलता है मास्टर देखो ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आते हैं मोमेंटम में। आज वो नहीं आई, कहाँ गई वो? क्या चीज का एग्जाम? बिहार बोर्ड का मतलब मंथ में जो होता है वो? अच्छा, मंथली टेस्ट। हो गया? पुली मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी, प्लास्टिक का भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि किसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, मेटल वाले के पास या नॉन मेटल वाले के पास? मेटल के पास, क्योंकि मास ज्यादा होगा। ठीक, जिसका मास, जिस पुली का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर सकता है, जिसका मास कम है वो ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर सकता है। मतलब दो दो पुली हैं, ठीक है, सेम साइज का है। एक प्लास्टिक का पुली है और एक आयरन का है, लोहे का है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा ऑपरेशन, मतलब ऑपरेट कौन अच्छा कर सकता है, मतलब जिसमें हमको मतलब कम एफर्ट देना पड़ेगा, कौन दोनों में से जिसमें हमको कम एफर्ट देना पड़ेगा? क्यों? तो मास कम है तो क्या हुआ? इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम होने के कारण अपने स्टेट को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जल्दी से अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। अब यदि स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं तो पुली रोटेट कर रहा है,
यदि हम खींचना हल्का धीरे कर दें तो तुरंत प्लास्टिक वाला जो पुली है वो तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, धीरे कर, हाँ हम खींचना धीरे कर दिए तो उसका रोटेशन धीरे हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो जल्दी स्टेट चेंज करता है, जल्दी रुक, धीरे हो जाएगा, तो हमको फिर एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आयरन वाले पुली में क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब हम उसको खींचने लगेंगे तो वो हमको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन में आ गया। नहीं समझे? समझ गए? इसीलिए ज्यादा बेटर फंक्शनिंग जो रहेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी है, आगे बताएंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरे मैकेनिक्स में दो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रोटेशन मोशन और एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों बढ़िया से पढ़ेंगे और इसमें समय देंगे पूरा। आप कहिएगा तो एक एक महीना भी दे सकते हैं। नहीं मतलब हम तो 4 महीना पढ़ा सकते हैं, 8 महीना यही दोनों पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना आपको यूज नहीं है, तो एक एक महीना पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस खूब करेंगे, ताकि आपको ये आगे जाकर के जब इलेक्ट्रोस्टैट करंट वगैरह पढ़ेगा ना, आप जहां पर मैग्नेटिज्म वगैरह में पढ़ेंगे वहां यूज होगा ये सब। समझ गए? चलिए, हो गया। लिख लिए सब लोग? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग so that the system will remain at rest। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में आपको टेंशन निकालना है, सो दैट कि सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, यानी सिस्टम रेस्ट पे है, यानी M2 मास वहीं रुके रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, और M1 मास को भी नीचे या आगे जाने की जरूरत नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक है, समझ लीजिए पहले, फिर आराम से डायग्राम के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बहुत बड़ा पड़ा है पूरा, उस मॉड्यूल में भी है और अलग से टीपीएस देंगे उसमें भी बड़ा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर इसमें सबसे पहले एबिलिटी इसका बना रहे हैं आप लोग, इसी डायग्राम में मत बनाइएगा, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद दूसरे डायग्राम में बनाइएगा, क्योंकि आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एबिलिटी बनाते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G होगा। ठीक है, और नॉर्मल की तरफ चले ऐसे, तो उससे सरफेस से नॉर्मल ये लाइन हुआ, तो ये हो जाएगा M1G cos थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, थीटा, और ये डायरेक्शन होगा M1G sin थीटा का। ठीक है, और इसके अगेंस्ट टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन एक ही होगा, तो यहां पर भी वही अमाउंट ऑफ टेंशन होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां M2G लगेगा, कांटेक्ट होने के कारण यहां नॉर्मल होगा। इसका एबिलिटी तैयार हो गया और इसका भी एबिलिटी तैयार हो गया।
इस कैविटी को यदि हम थोड़ा आगे यहां ऐसे दिखाएं तो ये डायरेक्शन हो गया टेंशन का, ये डायरेक्शन mg m1g है, m1g साइन थीटा, ये हो गया m1g कॉस थीटा, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक। और उसका देखिएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, m के टर्म में आएगा, देखे कैसे। यहां t बराबर क्या होगा m2g, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर y में तो मोशन होगा नहीं, जब भी होगा तो होना होगा तो x में होगा, मतलब इसको इस तरह से हम डिवाइड कर ले, ये x और ये y एक्सिस है, तो y में तो मोशन होगा नहीं, जब भी होगा तो यहां पर t बराबर, यहां पर क्या आ रहा है m1g साइन थीटा, ठीक है, ये आ रहा है। अब दोनों को इक्वेट करके हम मास का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर कह रहा है m1g साइन थीटा और इज इक्वल टू m2g, g से g कैंसिल हो गया, यानी m2 बराबर m1g साइन थीटा। अभी इसका एक सेकेंड, जी कैंसिल हो गया ना, हाँ, तो m2 बराबर m1 साइन थीटा। यहां पर ये रिलेशन बता रहा है ये कि यदि m2 का वैल्यू m1 साइन थीटा होगा, थीटा का वैल्यू दिया जाएगा आपको, तो ये अमाउंट होगा यदि m2, तो टेंशन बराबर होंगे और सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो एक ये रिलेशन आपसे पूछ रहा था, और कभी कभी ऑप्शन में मास दिया रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक देखिए छोटा सा जो आपको बनाना है। मासलेस पुली है, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल को आप 45 डिग्री लेके चले, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m1 and m2 so that the system क्या हो रहा है जी, will remain in rest। चलिए तो लोग बैठ के माहौल बना रहे हो इधर, तो अब पूछेंगे कौन बात कर रहा है, तो पता नहीं, किसी को नहीं पता होगा कौन बात कर रहा था, तुम बात कर रहे थे, तो तुम क्यों बात कर रहे थे, जरूरी बात चल रही है क्या। इतना यूनिटी तो हम किसी बैच में नहीं देखे इन लोग में, ये लोग मतलब पानी पीने भी जाता है ना तो सब चलो सब साथ में पीते हैं, एक बोलता रुक जाओ जाओ मेरे बदले भी पीना है तुमको। इसमें गर्ल्स लोग को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना यूनिटी तो हम लोग में नहीं है। जहां भी जाएगा सब साथ ही जाएगा। तुम लोग के पास एकता है, इन लोग के पास नहीं है। चलिए सॉल्व करके दिखाइए उसको। चलिए सॉल्व करिए, एबीडी निकालिए उसका। सॉल्व करो, पढ़ाई में मन लगाओ, समझे। उससे एबीडी एक दिन निकलवाए तो अगले दिन आया ही नहीं। मतलब तबियत खराब हो गया उसका, कुछ दिन पहले तो ग्रह नक्षत्र उसका ठीक हुआ है। उसके हॉस्पिटल डेंगू चल रहा है। अच्छा उसके साथ में जो है वो क्यों नहीं आया फिर,
कुछ भी और विक्स से खाने के। एक हमारे हॉस्टल में था एक एक स्टूडेंट, कुछ भी होता था सबको यही सलाह देता था, बॉयल पानी पियो, बॉयल पानी पियो। और वो करता क्या था, जिसके यहाँ बॉयल होता रहता था ना वहां अंडा डाल देता था अपना। अब समझ में आया कि बॉयल पानी क्यों बोल रहा है वो। हॉस्टल का लाइफ अलग रहता है। हो गया, बताइए क्या रिलेशन आया है M1 M2 के बीच में। ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ऐसे कट करके M1 बराबर M2 नहीं कर दीजिएगा, एंगल अलग अलग है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग है, इसीलिए इक्वल नहीं आएगा, समझ गए। चलिए आते हैं हम लोग मोमेंटम में। मोमेंटम क्या होगा, हो गया, सॉल्व कर लिए सब लोग, समझ में आया है या डाउट है तो पूछिए। हो गया,
हेडिंग दीजिए। आप लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे उससे अलग है ये, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में हम उसको देखेंगे। क्या हो रहा है तुम लोग का? खेपी ले लिया? ये सारे लक्षण जो हैं गहरी दोस्ती के हैं। सब अपना पेंसिल ले लिया तो ये सोचा कुछ अलग करते हैं, सब मैं ठेपी ले लिया। हो गया? चले स्टार्ट करें हम लोग। लिख ली हेडिंग। देखिए मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसलिए क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। आपको पता है कि ये किसका प्रोडक्ट है? मास इनटू वेलोसिटी का मोमेंटम। ठीक, तो मोमेंटम जैसे एग्जांपल लेके चले हम लोग, तो कोई भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है टी बराबर 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, मास उसका 10 केजी। तो इस पॉइंट पर उसके पास मोमेंटम होगा और एट पॉइंट ए उसका मोमेंटम जो होगा वो पी इनिशियल कहलाएगा। पी इनिशियल इसलिए क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे देखा गया है और इनिशियल टाइम टी बराबर 0 पे हम उसको जनरली चेक करते हैं। तो पी इनिशियल, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, मतलब टी बराबर 0 पर जब हमने बॉडी को मोशन करता हुआ देखा तो उसको इनिशियल पोजीशन मानेंगे और वहां इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एक्स में है। तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम जो होगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू यू। तो जो डायरेक्शन उसके इनिशियल वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करेगा किस पर? मास और वेलोसिटी पर, और उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। ऐसा हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे, याद है कुछ? डॉट प्रोडक्ट में जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए थे तो रिजल्ट क्या आया था? वेक्टर आया था। ठीक है, किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा रिजल्ट हमेशा हमको वेक्टर आएगा। ऐसा ही हमको आगे का रिलेशन है जो एफ बराबर एम ए है, तो वहां पर क्या है? ए क्या है? वेक्टर, और एम स्केलर है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट फोर्स मिला, और फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ऐसा ही कुछ यहां पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां इनिशियल मोमेंटम इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, और यदि हम इसको निकाले तो 10 इंटू 10 आई कैप लिख सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू कितना? 100 आई कैप। ये पी इनिशियल निकल गया, यानी इनिशियल मोमेंटम 100 है और उसका डायरेक्शन आई कैप है। अब आप कहेंगे इसका यूनिट क्या होगा? तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो यह मास केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट यह क्या निकल के आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको हम लोग एक और तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड तो है ही, अब इनटू मल्टीप्लाई कर दे एस और एस से। ठीक, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? फोर्स का होता है, तो ये न्यूटन हो गया, और यूनिट क्या बन गया? न्यूटन सेकेंड। तो बहुत सारे जगह पर आपको न्यूटन सेकेंड भी लिखा होगा मोमेंटम का। ठीक है, या तो आप केजी मीटर पर सेकेंड उसको कहिए या फिर न्यूटन सेकेंड कहिए, सेम चीज है। समझ गए? तो मोमेंटम को दोनों यूनिट लेके हम लोग चलते हैं, ये ऐसा यूनिट है। अब हम लोग यहां पर आएंगे, थोड़ा देर के बाद आगे बढ़े, और यदि बॉडी का वेलोसिटी वही रह गया, यहां पर v भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रह गया b पॉइंट पर t बराबर 20 सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। यहां पर मोमेंटम p फाइनल क्या होगा? यहां पर भी m इंटू वी दैट इज इक्वल टू 100 आई कैप हो जाएगा, और केजी मीटर पर सेकेंड कह लीजिए उसका यूनिट हो गया। समझ गए? तो मोमेंटम किसी बॉडी का किसी स्टेट पर उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और हर अलग अलग स्टेट पर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। अब एक चीज को और समझिए कि कोई भी वेक्टर
चेंज हो सकता है दो रीजन से, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए। ये इस केस में ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन, इसीलिए मोमेंटम सेम रह गया। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल को हम नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, और P फाइनल को कहेंगे फाइनल मोमेंटम। इसमें एक और चीज जोड़ने की जरूरत है, एट t इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। ये किसी टाइम t पे निकल के आएगा जो फाइनल मोमेंटम होगा, और इनिशियल मोमेंटम हमेशा t बराबर 0 पे हम चेक करेंगे। 99% केस में t बराबर 0 पे हम चेक करेंगे। अब एक चीज इसमें ये समझिए, इसका छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं कि मोमेंटम का क्या रोल है। जैसे मान लीजिए सपोज करें ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ट्री है, ठीक है, और यहां से सपोज करें कि एक बुलेट है, बुलेट का मास 10 टू पावर, या फिर मान लीजिए आप 100 ग्राम है, 100 ग्राम का बुलेट होता है, ठीक है। तो बुलेट है, उसका मास 100 ग्राम है, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो समझने वाला बात है, वहां u बराबर यहां 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाएगा और हो सकता है ऐसे ड्रॉप कर जाए, कर सकता है। तो वो नींद आ रहा है, पुतली, इसका आंख का पुतली बोल रहा है चलो झपक जाओ, ये कह रही है इसका अंदर का कॉन्शियस कर रहा है नहीं मास्टर देख लेगा। चलिए अभी सब साइड कीजिए, पानी उनी सब साइड कीजिए, ध्यान से देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से इनिशियल वेलोसिटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, इस कारण से पाथ पाराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जनरली केस में, जब बुलेट फायर होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा होता है, उसका बहुत ज्यादा मास कम होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है वो, लेकिन सही मायने में वो स्ट्रेट पाथ पे होता नहीं है, क्योंकि हल्का सा कुछ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा ना उसको, तो उसका हल्का सा तो पाथ कर्व बनेगा, ठीक। हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं अभी। तो अभी आप ये समझिए थोड़ा देर के लिए कि मान लीजिए कि यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी आप इसके कर्व पाथ को छोड़ दें, तो आप ये समझिए कि ये जब टकराएगा ट्री से, मान लीजिए ये पी पोजीशन पे टकरा रहा है, तो पेनेट्रेट कर पाएगा, कर सकता है, वो डिपेंड करता है कितना मोमेंटम है उसके पास। तो ये इस पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट मानिए जब t बराबर 0 था, और ये t बराबर मान लीजिए t टाइम पर, तो यहां पर मोमेंटम जो इसका u बराबर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो यही मोमेंटम हम यहां पर माने p, यहां पर जो निकलेगा तो यहां पर 100 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1, ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये होगा क्या, ठीक। यानी कि इस मोमेंटम के साथ वो टकराएगा। तो आप इसको ओवरऑल थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको P मत रखिए, इसको S पॉइंट रख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर P फाइनल कितना होगा, तो यहां पर 0.1 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप होगा, ठीक। इस मोमेंटम के साथ वो स्ट्राइक करेगा ट्री को, ठीक है, मतलब वुडन मटेरियल कोई ले रहे हैं हम लोग। अब सेकेंड केस जो हमारा बी केस है, इस केस में बुलेट को फायर किया गया है, सेम 100 ग्राम का ही बुलेट लिया हमने, मास इसका 100 ग्राम, ठीक है, और यहां u बराबर जो है वो सपोज 200 मीटर पर सेकेंड है, या इसको थोड़ा और रियलाइज करने के लिए सपोज 500 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ा और यहां पर स्ट्राइक किया, इस पॉइंट को मान लेते हैं एंड पॉइंट जहां स्ट्राइक किया, तो यहां पर P फाइनल इस केस में
क्या मिलेगा, यहां पर 10⁻⁻1 इंटू 5 × 10⁻², तो ये फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, 50 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो अब हमको ये बताइए, एक 0.1 kg मीटर पर सेकेंड है और एक का वैल्यू 50 kg मीटर पर सेकेंड है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, सेकेंड वाले केस का, ऑब्वियसली सेकेंड वाले केस का। तो अब आपको ये सोचना है कि पहला जो बुलेट है जिसके पास मास वही है जो सेकेंड वाले के पास है, तो मास में तो कोई दिक्कत नहीं है, मास वही रह गया, तो यानी कि जो इफेक्ट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो वेलोसिटी के कारण चेंजेस क्या आ रहा है, ये बुलेट हो सकता है कि टकरा कर वहीं गिर जाए, पेनिट्रेट ना कर पाए, लेकिन ये बुलेट उसको पेनिट्रेट कर सकता है, 2 mm 4 mm या 10 mm या फिर 2 सेंटीमीटर जितना भी करे, लेकिन ये बुलेट उसको पेनिट्रेट कर सकता है। तो उसके अंदर जो पेनिट्रेशन का जो एबिलिटी आया इस बुलेट के पास, वो किसके कारण से आया, वेलोसिटी के कारण आया। यदि हम मास भी थोड़ा बढ़ा दें तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। यदि इससे ज्यादा मास का हम बुलेट रखें और सेम स्पीड से रखें तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है और किसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें मास यदि कम रखें और वेलोसिटी बढ़ा दें तो वो सेम इफेक्ट देगा जो कि मास बढ़ाने और वेलोसिटी कम करने पर मिलेगा। बात समझ में आया कुछ? अब हमको यह समझना है कि इसके अंदर पेनिट्रेट करने की जो एबिलिटी आएगी वो आएगी यहां पर मोमेंटम ज्यादा होने से। यदि बॉडी के पास मोमेंटम ज्यादा है, अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा होगी और वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये मोमेंटम का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से आया कि मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा, या वेलोसिटी कम है मास ज्यादा है तो भी कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, जिसका मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए छोटा सा एक बुलेट है, छोटा सा वो बॉल वाला बुलेट होता है, शॉटगन देखे हैं आप लोग, शॉटगन मतलब एक तरह से पिस्टल की तरह दिखता है, लेकिन उसका कोई लाइसेंस नहीं लेने की जरूरत नहीं है, सब चिड़िया उड़िया मारने के लिए लोग लेते हैं उसको। ठीक है, हाँ नहीं, आदमी को छोड़, उससे हल्का फुल्का लगता है, ज्यादा कुछ नहीं। अब नजदीक लगा ऐसे ऐसे लगा के चेक कीजिएगा तो लग जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, शॉर्ट गन है, तो शॉर्ट गन में क्या होता है कि आप उसको फायर कीजिए, ठीक है, शॉर्ट गन में तो जस्ट नजदीक से दूसरे नजदीक से फायर कीजिएगा तो उसका इंप्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा आपको वो इफेक्ट डालेगा। दूर रहेगा तो कम डालेगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो गया, उसका मास तो सेम ही है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो गया। तो ये चीज हम लोग यहीं से देखें कि यदि बॉडी का वो बॉल है उसको यदि हम ऐसे फेंक दें, आपको ऐसे फेंकेंगे तो आप ऐसे कीजिएगा, ओ ऐसे कीजिएगा, लग जाएगा हल्का सा, दैट्स इट। लेकिन यदि एक पिस्टन 3 mm का पिस्टन यदि फायर करे आपके सामने तो आप ऐसे कीजिएगा, हो सकता है कि आपका चेस्ट में मतलब यहां पर लंग्स के आर पार निकल जाएगा। समझ गए? तो वही चीज यदि वेलोसिटी नहीं है तो आपके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वही चीज जब उसके पास वेलोसिटी आ गया तो आपके लिए वो खतरनाक हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया। ये मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाला इसका इफेक्ट है, और यहां पर हम फिजिकली उसको देखे भी हैं फिजिक्स में। ऑब्वियसली मोमेंटम बढ़ा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ होने से पहले? रीजन ये है कि वेलोसिटी यहां पर आ गया, और यदि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आया तो क्या कंजर्व रह गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व रह गया, तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, तब आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं किया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यदि बॉडी का वेलोसिटी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा और बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ गए? और यदि बॉडी का वेलोसिटी चेंज किया तो मोमेंटम में चेंजेस मिलेगा और वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि यदि कोई बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ गए?
इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसे। इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख लीजिए। डाउट नहीं है, इसको कोई डाउट नहीं है? वाह, न्यूटन सेकंड लॉ याद है किसी को? बोलो। चेंज इन मोमेंटम इज चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ नहीं होगा। हो गया?
हो गया? दो अलग अलग केसेस हैं, ए और बी, ठीक है। मास सेम रखा हमने, वेलोसिटी बढ़ाया है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल, थोड़ा सा मैकेनिक्स लेते हुए, मतलब काइनेमेटिक्स लेते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल जिसका मास 10 केजी है उसको ड्रॉप किया गया है ए पोजीशन से, मतलब ग्राउंड से कितना हाइट पे है वो, 30 मीटर पे। आपसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन, मतलब बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या है और कॉलिजन के बाद मोमेंटम क्या है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन। कॉलिजन समझे, मतलब टकराएगा, एंड आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन को हम पी इनिशियल मानेंगे और आफ्टर कॉलिजन को पी फाइनल मानेंगे। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए यहां पर आप सबसे पहले हमको ये पता करना है कि बी पॉइंट पे जब वो बॉल पहुंचेगा जिसका मास 10 केजी है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, हम पता कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, v बराबर √2gs लिख सकते हैं क्या, याद है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्योंकि ड्रॉपिंग कंडीशन है, u 0 है, तब ये आएगा। तो √2 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 मान के चल सकते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितना है, 30 मीटर। हमने आर्बिट्री वैल्यू लिया है तो कुछ अलग वैल्यू आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 600 ना, तो इसको लिख सकते हैं 10√6 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मास 10 है उसका, तो इस पॉइंट पर यानी कि मोमेंटम एट पॉइंट बी, जिसको हम लोग पी इनिशियल बोल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर हम लोग इनिशियल मान रहे हैं उसको, और टकराने के बाद फाइनल हो जाएगा। तो पी इनिशियल बराबर क्या होगा, यहां पर 10 इंटू 10√6 माइनस जे कैप लिखेंगे, होगा, नीचे जा रहा है ना, होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन है। इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितना हुआ, 10√6 हुआ ना, और उसका मास से मल्टीप्लाई किए तो उस पॉइंट पर मोमेंटम निकला, और उसको इनिशियल हम मान रहे हैं। तो यहां पर माइनस जे कैप हुआ इनिशियल, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, 100√6 माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड 100√6 हो गया। क्या लेके आया बैग में आज, हाँ आवाज कर रहा है, क्या लेके आए हो, हाँ अब किसी को पता भी नहीं होगा, तलवार वार लेके नहीं आए हो, क्या है, अच्छा चलिए देखिए इनिशियल निकल गया, फाइनल की बात करते हैं। पी फाइनल, टकराने के बाद डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि यदि हम मानते हैं कि ये आइडियल कोलिजन है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, आगे जाके आप पढ़िएगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है,
इलास्टिक कॉलिजन में दो ऑब्जेक्ट इलास्टिक बॉडी कोलाइड करते हैं। तो इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि कॉलिजन के बाद ध्यान से देखिएगा, ऐसे मतलब ये दोनों टकरा रहे हैं तो ऐसे आएंगे, टकराएंगे, कॉलिजन होगा तो टकराएंगे, डिफॉर्मेशन होगा, रिफॉर्मेशन होगा, अलग हो जाएंगे। कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन स्टार्ट हुआ, अभी डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, फिर अलग हो गया। लेकिन यदि इन इलास्टिक बॉडी होगा, जैसे क्ले, मिट्टी, आप मिट्टी का बॉल बना लीजिए, उसको भिगा कर मिट्टी का बॉल बना लीजिए और उसको ग्राउंड पर गिराइए तो वो वहीं पर टूट करके फैल जाएगा, होगा ऐसा। तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ, जिसमें फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी के साथ पैच कर गया, मतलब मिल गया, अब वो अलग नहीं हुआ। इलास्टिक कॉलिजन जो हम लोग एकदम प्योर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम लोग देखते हैं ना बॉल, वो प्लास्टिक वाला बॉल जो बहुत मतलब आप फेंकेंगे तो आप पूरा घूम जाएगा, ये पूरा रूम, ये वैसे फेंक के देखिए पूरा घूमता रहेगा वो। ऐसा हम मान लीजिए दो बॉल है, उसको कोलाइड कराए या उसको हम ग्राउंड पे गिराएंगे, तो पहला बॉल हो गया और दूसरा ग्राउंड हो गया, दो अलग अलग मासेस हो गए। टकराने के बाद वो रिबाउंड करेगा और हो सकता है कि जिस हाइट से आपने गिराया है उसी हाइट को अचीव कर ले। यदि सारे लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो ही पे आ जाएगा। आता क्यों नहीं है, बॉल को हम यहाँ रिलीज किए, रिलीज करने के कारण जो एयर का फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, उसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है प्रोसेस, तो एक नीचे हो गया। अब जो रिटर्न बैक होकर ऊपर आएगा तो फिर से फोर्स ऊपर उसके मोशन को अपोज करेगा, इसलिए उसका हाइट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा सिचुएशन ना आने दें, वैक्यूम बना लें, इस रूम को पूरा तरह से वैक्यूम कर दें, मतलब एयर इसमें से निकाल दें, तो एग्जैक्टली उतना ही हाइट पे आएगा वो, ठीक है। वो तो हम लोग कॉलिजन में देखेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी भी उतना ही होगा, यहां भी v एट पॉइंट c मान लीजिए, c बराबर कितना होगा 10√6, लेकिन यहां पर j कैप होगा, ठीक है। तो p फाइनल बराबर क्या हो गया 10 इंटू 10√6 j कैप, ठीक। तो यहां आ गया कितना 100√6 j कैप, ये p फाइनल हो गया। अब हम बात करेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये पूछ नहीं रहा था। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा, तो P फाइनल कितना है 100√6, सॉरी हाँ, J कैप माइनस 100√6 माइनस J कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू सॉरी 100 ही होगा ना, तो 100√6 J कैप, तो फाइनली कितना हो गया 200√6 kg मीटर पर सेकेंड J कैप। ये आ गया डेल्टा P, यानी मोमेंटम में जो चेंज आया, समझ गए। और चेंज इन मोमेंटम ऐड इसलिए हो गया क्योंकि टकराने के बाद जो फाइनल मोमेंटम हुआ उसका डायरेक्शन बदल गया। सेम डायरेक्शन होता तो चेंज इन मोमेंटम घटता, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए ऐड हो गया। समझ गए इस बात को, समझे। ऐसा क्वेश्चन ही आया हुआ है कि एग्जाम में आपका, यहां पर देख लीजिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एक बॉल है जिसका मास 4 kg है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, u उसका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कॉलिजन के बाद, टकराने के बाद जो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा वो यहां पर P फाइनल होगा और ये P इनिशियल होगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, निकाल सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, टकराने के समय भी वही स्पीड है, टकराने के बाद इसका सेम वही चीज है, यहां आई कैप होगा वहां जे कैप था। करिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कॉमेट के का नाम जानते हैं, कॉमेट के नहीं जानते हैं। कर्नाटक अपना एग्जाम इंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग लेता है, वो जे मेंस के थ्रू भी है, अलग से भी लेता है, जिसको कॉमेट के एग्जाम कहते हैं। वहां पर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए वो, ठीक है। 2004 में हम फर्स्ट टाइम, वो आया ही था फर्स्ट टाइम, हम 2004 में दिए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है उसका, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, समझ गए। आरवीसी है, पेसिट है, उसके बाद एमएस रमैया है, ये सब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं
जो कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे रैंकिंग के कॉलेज है वो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लीजिए, हैदराबाद में सेटल हो जाइए। हैदराबाद में रहना भी आसान है। हैदराबाद करें, बैंगलोर, बैंगलोर का एटमॉस्फेयर जो है ना, सराउंडिंग्स काफी ह्यूमन फ्रेंडली है। हाँ, पानी, अरे वो कोई इशू नहीं है, वो बड़े बड़े शहर में होता है, मुंबई में भी होता है। आपको गर्मी नहीं लगेगा, आपको मौसम ठीक लगेगा वहाँ। ठीक है, और भी स्टेट एग्जाम होते हैं, वेस्ट बंगाल का भी होता है, आपसे सीनियर लोग दिए हैं इस बार। ये सीनियर नहीं, इससे आगे वाला, ये लोग तो अभी मंथन कर रहा है। ठीक है, बैंगलोर जाने के लिए क्या आना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज आना कौन बड़ा चीज है? क्यों ऐसा होगा? ये क्या फॉरेन कंट्री है क्या? वो एसेंट क्या अलग होगा? आराम से जाइए, हिंदी बहुत लोग बोलते हैं वहां, ऐसा थोड़ी ना है। हम पुणे से बीटेक किए तो वहां पर क्या हिंदी नहीं बोलते थे, सब मराठी ही बोलता था। पुणे साइड में थोड़ा महाराष्ट्र का थोड़ा टफ है, मार्किंग नहीं होता है उस तरह का। आप चले जाइएगा कर्नाटक में, वहां कोई भी मैंगलोर वगैरह, या फिर आप चित्रदुर्गापुर, ये सब बहुत सारे एरिया है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। SJCE चित्रदुर्गापुर, मेरे बड़े भैया वहीं से किए हैं सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, काफी पुराने हैं, सिस्टम काफी बेहतर है उनका। टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे सब कुछ सिस्टम, आपका कैंपस सिलेक्शन भी होगा। एक है तुमकुर, बैंगलोर से 70 किलोमीटर दूर है तुमकुर। हाँ, वहां पर एक एक है कॉलेज, नाम है श्री सिद्ध गंगा, SIT तुमकुर बोलते हैं उसको। उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है वहां पर। खैर, अब तो बिहार में भी लगभग 38-37 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हालांकि यहाँ पर कैंपस का कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अब तो एम्स भी इतने खुल गए हैं, आराम से मेडिकल तैयारी कीजिए बढ़िया से, 690 लाइए, एम्स ले जाइए। क्या आप लोग में कोई ऐसा नहीं ना सोचता है बीटेक करके रोड पे मारे मारे फिरता है सब, ऐसा नहीं ना है आप लोग के माइंड में? हाँ, एक आपने जूनियर बैच में, अपने सीनियर बैच में, दो क्लास सीनियर बैच में, 21 वाला 23 वाला बैच में था, बोला हम पूछे कि क्या करना है, तो सर बीटेक नहीं करना है, बीटेक करके लोग इंजीनियरिंग करके लोग रोड पे मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला आगे जो देख रहे हो ना बनता हुआ, वो दिन में रोड पे मारा मारा फिरता है, रात को बनाता है। बात नहीं समझे आप लोग? कहने का मतलब ये कि कोई भी कोर्स कर लीजिए, यदि आप उसमें अच्छा नहीं है तो रोड पे मारे मारे फिरिएगा ही। कोई भी कोर्स कर लीजिए, कोई भी कोर्स, स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होगा तो आपकी डिमांड रहेगी। हो गया? हो गया कंप्लीट? चलिए न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करें, क्या आज रहने दें? हाँ हाँ, इससे तो पूछ लो खाली बस। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? तो मैम क्रीम लिए हुए है ना? सॉल्व कर रहा है? हाँ, बन रहा है? हाँ, बन के खुश रहने की जरूरत नहीं है।
यही सब करना होगा उसमें। ऐसे बनवा लिए। ले लीजिए वॉल्यूम 1 ले लीजिए ऐसे वर्मा का। अच्छा अच्छा, वैरायटी के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। सॉल्व किए इसको। ट्वेंटी। आज फ्राइडे है, आज शुरू कर देंगे तो आप लोग क्वेश्चन 2 दिन बनाइएगा। अच्छा और लोग बनाएंगे, और लोग जो कर लिए हैं वो बनाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, 10 मिनट। चलिए हेडिंग दीजिए न्यूटन सेकंड लॉ। स्पेस छोड़ करके इसको दीजिएगा, क्या कि पीछे कुछ मोमेंटम क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो आप बना लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, ऐसे तो हम बहुत स्मूथली लेके चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत एकदम नहीं आए। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। यदि मैकेनिक्स में डायनेमिक्स में इंटर करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, इसको बताने के बाद फिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम बताएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन आ जा रहा है। अब बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है, बॉडी मोशन कर रहा है, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़े अभी, मोमेंटम। और मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बॉडी मोशन में। कोई ऐसा बॉडी जो रेस्ट पे है उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो मोमेंटम के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is directly proportional to the net external force applied on the body or system। ठीक है, समझ गए।
मतलब ये जो बोलना जरूरी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। नेट मतलब कुछ जीरो नहीं होगा वैल्यू, कुछ होगा। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगा, सिस्टम अपने आप में नहीं लगा रहा है, और फोर्स मतलब तो फोर्स ही हो गया, ठीक है। तब जाकर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है एफ नेट लिख रहे हैं। नेट मतलब सारे फोर्सेस का समेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। ये सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के लिए यहां भी डायरेक्शन दे रहे हैं, इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू के डीपी अपॉन dt करेंगे, वेयर के इज प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट, proportionality constant and its value is equal to 1। इसका वैल्यू 1 होता है। एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। एक्सपेरिमेंट मतलब लॉ और थ्योरम में डिफरेंस समझते हैं आप लोग। लॉ किसको कहते हैं और थ्योरम किसे कहते हैं? ये क्या है? लॉ है, थ्योरम नहीं है। ये थ्योरम मैथमेटिकली प्रूफ होता है, लॉ मात्र 2 से 3,000 बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हैं। यहां पर कितने फिजिकल क्वांटिटी रिलेट हुए हैं? 2 नहीं 3। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलिएगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में कि नहीं, ये हमको देखना है। और उसके बाद यदि मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये अकेला नहीं है, इसके अंदर 2 टर्म है, मास और वेलोसिटी। तो 2 3 4 टर्म रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। 4 टर्म रिलेट होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसीलिए ये लॉ है, थ्योरम नहीं है। इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से आया है ये, ठीक है। तो यहां पर के का वैल्यू क्या रखा है? 1। तो यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt, ठीक। तो एफ नेट इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन dt, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर मोमेंटम डिफरेंशिएट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोमेंटम डिफरेंशिएट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब यदि हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में होता क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन में बाहर हो जाता है। जो चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टी है, और यहां इसको इसी को लेके चले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट हमारा वेरिएबल पी है। यानी कि टी के चेंज होने से पी चेंज होगा, तब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। यदि टी के चेंज होने से पी चेंज नहीं होगा तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ गए? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, कोई डाउट हो तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल पी है, तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं। यदि इसमें चेंजेस नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा क्योंकि लॉ कह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें चेंजेस जो होगा, अब ये 2 टर्म में डिवाइड हो गया, मास और वेलोसिटी। यदि मान लीजिए सपोज करें कि कोई भी एक बॉडी है, एक जनरल हम लोग बॉडी लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हम एक कार लेके चल रहे हैं, कार पोजीशन ए पर है, टी बराबर 0 पर, और इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है। मास उसका कार का मान लीजिए 20 केजी या फिर मास 10 केजी मान लीजिए। तो 10 केजी मास है, तो मास चेंज करेगा क्या जब बॉडी यहां पहुंचेगा? तो मास चेंज नहीं करेगा। पोजीशन बी टी बराबर 20 सेकेंड या फिर टी साइन। तो इस पॉइंट पर मास जो है एम बराबर 10 केजी ही रहेगा। वेलोसिटी हो सकता है बढ़ जाए, v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। और हम आपको पहले ही बोले थे यदि वेलोसिटी में चेंज आएगा इसका मतलब है एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा। यहां वेलोसिटी बढ़ा, इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा।
तभी तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा। मास चेंज किया क्या? आप कार से जा रहे हैं, मान लीजिए यहां से आप जा रहे हैं पटना सिटी या फिर कहीं और जगह भी जा रहे हैं, तो आपका मास चेंज हो जाएगा, गाड़ी का मास ओवरऑल वही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में मास चेंज नहीं करेगा, तो मास को हम कांस्टेंट मानते हुए बाहर कर लेंगे। ठीक है, जहां कहीं मास चेंज करेगा तो वहां हम बाहर नहीं कर सकते। समझ गए? कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि मास कांस्टेंट ना हो, तो वहां हम बाहर नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करें, एफ नेट इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक, वी एज्यूम द मास इज remain constant throughout मोशन। ठीक है, तो मास कांस्टेंट है तो वो बाहर हो गया, और एफ नेट हमको पता है कि ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक्सेलेरेशन बोलेंगे। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, m इंटू ए, और ये ए नेट है, छिपा हुआ है, क्योंकि एक्सेलेरेशन और भी हो सकते हैं। जिधर मान लीजिए कि सपोज करें बॉडी पर एक पॉजिटिव वाई में फोर्स लगा, तो उसके कारण भी एक्सेलेरेशन उधर हो सकता है। यदि एक नेगेटिव एक्स में फोर्स लगा, उसके कारण भी एक्सेलेरेशन होगा। तो ये नेट फोर्स है, तो नेट एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही एक्सेलेरेशन का होगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली वहां से होकर आया है, और इसको हम लोग रिलेट कर पाते हैं। अब इसको एक चीज और देख लीजिए, m इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन ए नेट, या फिर ए कह लीजिए। इसका मतलब मास जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर जब डिवाइड होगा तो उसको वो वैल्यू स्केलर देगा, वेक्टर नहीं देगा। मास डिपेंड करेगा फोर्स, मतलब मास जो होगा वो फोर्स और एक्सेलेरेशन को रिलेट करेगा। फोर्स और एक्सेलेरेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये रेशियो हमेशा हमको कांस्टेंट मिलेगा। समझ गए? आगे क्वेश्चंस में हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये सेकंड लॉ जो कहा उसके अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग आगे रिलेट करेंगे। लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। क्या हुआ? कोई डाउट? तो वो क्या हुआ?